जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम टॉपिक शामिल करते हैं ईरान का कि सर ईरान में रजीम चेंज का क्या बनेगा, ईरान की मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। एक साइड पे हम ट्रंप साहब के बयानात सुनते हैं, वो कहते हैं जी कि हम ईरान के लिए राशन वगैरह बेच रहे हैं, दूसरी ही साइड वो कहते हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे, हम तैयार हैं या तैयारी कर रहे हैं, जो भी है ये बार बार यू टर्न लिए जा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है सर, क्या बनेगा ईरान का? अच्छा नयाब, इसको ना पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था। तो असल में मामला इस तरह हुआ है कि जो मतलूबा मकासद थे ईरान के और इसराइल के, ये जो आपको हमने वो बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। जिस तरीके से ईरान के लोग जो है ना, तेहरान में जो ग्रैंड बाज़ार है वहाँ से लोगों ने एक एहतजाज शुरू किया। तो ये सारा कोई एक इत्तफाकन नहीं हो गया जी। ये इस सारे मामले को अगर आप देखेंगे तो इसमें कड़ी से कड़ी जो है ना वो मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इस मुजाहरों के पीछे, इन पुरतशद्दद मुजाहरों के पीछे एक पूरी जो कहानी थी, एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ था, वो इसराइल और अमेरिका वो मकासद हासिल नहीं कर सके। अगर हम देखें 28 दिसंबर को जिस वक्त ये मामला शुरू होते हैं, 28 दिसंबर के बाद जो है ना वो 3 जनवरी को वेनेजुएला वाला मामला होता है। तो वेनेजुएला वाले मामले की वजह से और ग्रीनलैंड वाले मामले की वजह से अमेरिका के लिए बहुत सारे जो है ना वो महाज खुल चुके थे। तो अगर वो मामला ना होते तो इस वक्त तक ईरान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बेसिकली इनका प्लान ये था, अगर आप 9 जनवरी को देखें, 9 जनवरी को रात 8 बजे जिस तरीके से बड़े पुरतशद्दद मुजाहरे हुए हैं, तो जो अमेरिकन जो एक नशरियाती इदारा है CBC, उसके मुताबिक जो है ना वो 2500 लोग मारे गए हैं। तो 2500 लोगों को मारा गया है। उसके बाद क्या हुआ है कि वहाँ का जो इंटरनेट है वो बंद हुआ। वहाँ का इंटरनेट बंद होने के बाद जो है ना वहाँ पूरी अब दुनिया का राब्ता ईरान से कट गया, मुअत्तल हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो एक एंट्री होती है ऐसे शख्स की जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का बड़ा करीबी दोस्त है। उसको वो बताते हैं कि वो एलन मस्क साहब की जो है ना वो एंट्री होती है। एलन मस्क साहब का एक इंटरनेट प्रोग्राम है स्टारलिंक। स्टारलिंक के ज़रिए उन्होंने क्या किया कि स्टारलिंक के ज़रिए ईरान को अपनी इंटरनेट की फराहमी शुरू कर दी। अब ये सारा प्री प्लान हो रहा है। अब वो इंटरनेट की फराहमी के बाद क्या हुआ है कि वहाँ के ईरान के अंदर एक हैकर है, उनका नाम था हंजला। अच्छा। उन्होंने 600 मुसाद के जो लोग थे उनका एक नेटवर्क पकड़ा और वो जो है ना ईरानी गवर्नमेंट को दिया। अच्छा, ईरानी वजारत खारजा ने भी उन दिनों बड़ी अक्लमंदी से ये काम किया कि उन दिनों उन्होंने जितने भी अपने गैर मुल्की सफारतकार थे उनको इकट्ठा किया। उनको इकट्ठा करने के बाद जो है ना वो जो मुजाहिरीन की वीडियोस थी, जो जिसमें वो लोगों के ऊपर जो एक नकाब पोश लोग थे और वो उनके ऊपर जो है ना वो फायरिंग कर रहे थे, उन पर जो है ना वो तशद्दुद कर रहे थे। और जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस पे वो जो है गोलियाँ चला रहे थे, जिस तरह मुजाहिरीन के ऊपर वो गोलियाँ चला रहे थे, जिस तरह वो मस्जिदों को जो है ना जला रहे थे, वो उन्होंने जितने भी वहाँ गैर मुल्की सफारतकार थे उनके सामने जो है ना वो वीडियो चलाई। उसके बाद जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो आप कह लें कि वो बैकअप पे आना शुरू हुई हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे जिस वक्त वो उन्होंने इंटरनेट फराहम करना शुरू किया है, उसमें आप जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ये दावा किया है 40,000 के करीब जो स्मगल्ड डिवाइस हैं जिसके ऊपर स्टारलिंक का जो है ना नेट चल रहा था। अच्छा। जिसके ज़रिए इसराइल के जो लोग हैं, जो मुसाद का वहाँ नेटवर्क है, जो अमेरिका के जो इंटेलिजेंस है उनका जो नेटवर्क है, वो वहाँ जो है ना वो एक्टिव हो गया। उसके बाद क्या होता है, अगर आप 9 जनवरी को, 10 जनवरी को, 8 जनवरी के सारे मामला देखेंगे, उसी वक्त जो है ना रज़ा पहलवी साहब भी जो है ना वो मंजर आम पर आते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ मंजर आम पे आते हैं। वो वहाँ से बयान देना शुरू करते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें, वहाँ की जो है ना TV पे कब्ज़ा कर लें, वहाँ के जो सोर्सेज हैं, सरकारी वसाइल हैं, उन पे कब्ज़ा कर लें। वो लोगों को बाहर निकालने में, उनको बाहर लाने में वो बिल्कुल नाकाम हो गए। जिस वक्त इन लोगों ने ये देखा कि ये जो हमारा जो सारा प्री प्लान था, जिस वक्त इनका एक ऐसा सिस्टम वहाँ मौजूद करना था कि वहाँ एक तंजीम है IRGC,
उसको कहते हैं। IRGC जो इनकी ईरान की फौज है, एक जो बैनुल अक़वामी बॉर्डर्स पे लड़ रही है, तो ये इस एक IRGC भी एक ऐसी फौज है कि जो ईरान के अंदर जो ईरानी मफादात हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे वो करती है। इसको जो आप कह लें कि हम जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं खामनाई, उनकी जो है ना वो उनकी फौज भी आप कह सकते हैं। अच्छा, उनके ज़रिए फिर वहाँ के जो कुर्द हैं, वहाँ कुर्द एक दहशतगर्द तंजीम है, तो वहाँ के एक इलाके में इनकी IRGC की चेक पोस्ट पर भी कब्जा किया गया और ये पूरा एक प्लानिंग के तहत हुआ। लेकिन मामला जो है ना वो संगीनी की तरफ जा नहीं सके। जिस वक्त आप देखेंगी कि जिस वक्त आयतुल्ला खामनाई के हक में मुजाहरे शुरू हुए हैं, उस वक्त इन लोगों ने देखा है कि यहाँ जो है ना मामला को ज़्यादा नहीं चल सकते। उसके बाद जो अगर आप ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उनका भी आप बयान सुनेंगे, उन्होंने भी मीडिया पे आके जो है ना वो जंग बड़े तअम्मुल मजाजी से और बड़े अच्छे तरीके से लड़ी है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा अगर अमेरिका हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है तो हम तैयार हैं, अगर ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद जो है ना फिर आप 9 जनवरी के शब को आप देखेंगे तो उस वक़्त जो अमेरिकन जो है ना कुछ तैयारे हैं, तो वो भी आपको जो है ना वहाँ प्रवास करते हुए रिफ्यूलिंग के ज़रिए आए हुए थे। वो भी आप उनमें भी 52 बम्बार भी है, दूसरे भी हैं, वो आप ईरान के इर्द गिर्द आपको 9 जनवरी को नज़र आए। लेकिन उस रात एक ऐसी डेवलपमेंट हुई, उसमें जो हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है ओमान, उसने जो है ना सालसी का किरदार अदा किया। वो अमेरिका की तरफ से कोई पैगाम लेकर गए, वो वहाँ से ईरान का भी पैगाम वहाँ से पहुँचाया। तो मेरे ख्याल में इसमें सऊदी अरब, कतर और ओमान ने जो किरदार अदा किया है वो एक जो है ना वो काबिल तहसीन है। अच्छा, जिस वक्त अमेरिका ने उन लोगों ने ये देखा, अच्छा इसमें एक और एक चीज़ ये हुई कि जिस वक्त वो इंटरनेट बंद किया ईरानी गवर्नमेंट ने, तो एलन मस्क के जो एक्स का ट्विटर है उसके ऊपर ईरान का जो झंडा है वो चेंज कर दिया गया। वो जो झंडा है जो रज़ा पहलवी का जो शाह ईरान का झंडा था, जिसमें एक शेर और एक सूरज वाला झंडा होता है, वो जो है ना वो चेंज कर दिया गया। उसके बाद वो हैकर्स के जरिए जो ईरानी वजारत खारजा की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी उनका फ्लैग चेंज हुआ। उसके बाद जो है ना जो इंग्लैंड के अंदर एम्बेसी है उसमें भी आपने वो वीडियोस देखी होंगी, कुछ लोग गए हैं, उन्होंने ईरान का झंडा उतारा है और दूसरा जो शाह ईरान का जो पुराना झंडा था जिसके ऊपर एक शेर लाइन नज़र आता है, एक सूरज नज़र आता है, वो आपको वहाँ नज़र आया। तो ये सारा एक प्री प्लान हुआ है। लेकिन इस सारे प्री प्लान में जब इन्होंने देखा है कि ईरान जो है ना वो लड़ाई के लिए तैयार है, जो मुजाहिरीन के ज़रिए जो उनको इंतशार फैलाने के ज़रिए, जो पुरतशद्दद मुजाहरों के ज़रिए जो लोग वहाँ निकले हैं उनसे मतलूबा मकासद हासिल नहीं किए जा सके। उसके बाद जो अगर नयाब अगर हम देखें तो ये सारा मामला जो है ना वो बहुत देर से प्लान किया जा रहा था। जिस वक्त 2025 में ये पाबंदियां लगाई गई ट्रंप की तरफ से, उस वक्त ये सारी जो इन्फ्लेशन रेट है उसका वो बहुत हाई रेट पे चला गया। पाबंदियां लगने के बाद जो है ईरानी रियाल जो है ना वो बदस्तूर जो है ना वो गिरना शुरू हो गया और उसके बाद जो है ना फिर ये लोगों को मजबूर किया गया कि वो घरों से बाहर निकलें और मुजाहरे करें। और ये सारा एक प्री प्लान था, सारा प्री प्लान था। वो अभी तक जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो इतलात हैं वो ये हैं कि तकरीबन उन्होंने 600 से ज़्यादा जो है ना मुसाद के एजेंट जो है ना गिरफ्तार कर लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने जो ईरानी जो नशरियाती इदारे हैं, ईरानी नशरियाती इदारों में अब तक वो कुछ 93 लोगों को वो मीडिया के ऊपर लाकर वो कन्फेस करा चुके हैं कि हम इसराइल के एजेंट थे, हम मुसाद के एजेंट थे। वो 93 लोगों को मीडिया पे ला के जो है ना कन्फेस भी करा चुके हैं। उसके बाद जो है ना जब ये चीज़ें देखी गई कि ईरान जो है ना वो किसी भी तरीके से टल नहीं रहा है, उसको हम इंतशार नहीं फैला सके और लोगों को बाहर उस तरीके से नहीं निकाल सके, उस तरीके से हम लोगों को वहाँ को सरकारी वसाइल को डैमेज नहीं कर सके। तो उसके बाद जो है ना फिर वो कल ट्रम्प साहब का ये बयान यू टर्न लिया। अच्छा, इसमें मैं एक और आपको जो है ना वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ जो हमारे तोते ने जो बताई। हाँ जी, वो तोता भाई ने जो बताई है ना वो बड़ी
उसमें नयाब अगर ये देखें कि इन सारे जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, जी उसके बाद जो वेनेजुएला वाला मामला है, ये जो ईरान वाला मामला है, ये अमेरिका कर क्यों रहा है? जी ऐसी क्या इसको वजह आ गई? ऐसी सबके साथ इसने ना सबके साथ जो है ना वो तिनकियां लगाई हुई। मकसद ये है कि जहाँ भी को ऑयल के रिजर्व हैं, आपको नज़र आएगा कि वहाँ आपको जो ग्रेटर इसराइल का जो एक प्लान है जी वो आपको पूरा होता हुआ नजर आएगा। मैं थोड़ी सी एक बात आपको करता चलूं कि अमेरिका के अंदर नयाब जो इस वक्त अमेरिका का जो कर्जा है, जी जो इस वक्त जो अमेरिका ने कर्जा देना है जी। वो 38.5 ट्रिलियन डॉलर है, अच्छा अमेरिका का जो मौजूदा कर्जा है। तो अमेरिका को हर साल सूद की मद में 1 ट्रिलियन डॉलर जो है ना वो देने पड़ते हैं। ये एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड को भी हटाना चाहता है, उसके रेयर अर्थ मिनरल्स भी लेना चाहता है। असल वजह वेनेजुएला के जो बिलियन जो है ना बैरल तेल है वो उसको टेक ओवर करने के बाद उसको बेचना, बेच के फिर जो पैसे हासिल करना, असल वजह ये है। नयाब इस वक्त जो डिफेंस बजट है ना अमेरिका का वो 850 बिलियन डॉलर है। हेल्थ बजट जो है ना वो 900 बिलियन डॉलर है। अगर हम छोटी सी आपको और एक डिटेल देता चलूँ, अमेरिका के अंदर देखें 3 जनवरी को ये वेनेजुएला वाला मामला होता है, वहाँ के सदर को गिरफ्तार किया जाता है। सदर को गिरफ्तार करके उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि ये जो नारकोटिक्स की दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, ये इनके साथ मुलव्वस थे, हमने उठाया। अब 4 जनवरी को एक वहाँ होता है कि 4 जनवरी 2026 को अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की एक मीटिंग होती है फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया में वहाँ की मीटिंग होती है, एक डिस्कशन होती है वहाँ। उसके अंदर जो है ना एक जैनेट येलन है जो फार्मर फेडरल रिजर्व की चेयरमैन है और ट्रेजरी सेक्रेटरी भी रही हैं। उन्होंने नयाब वाज़े तौर पे 4 जनवरी को उस डिस्कशन में जो अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर चुका है, कि अमेरिका आने वाले दिनों में माशी तौर पे कंगाल हो चुका है। आपको याद होगा कि हमारे एक पुराने चेयरमैन FBI रहे थे शबर जैदी साहब, उन्होंने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आपको याद होगा उसके बाद फिर या उन्होंने ये कहा था कर चुका है या करने वाला है। लेकिन जो वहाँ अमेरिका के अंदर 4 जनवरी को फिलाडेल्फिया में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है उसमें जो जैनेट येलन है उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे ये कहा है कि अमेरिका के ऊपर 38.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है और 1 ट्रिलियन डॉलर उसने सालाना जो है ना वो अपने कर्जे का इंटरेस्ट देना है। तो आने और अमेरिका इस वक्त जो है ना मुआशी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब असल में नयाब ये जो चीज़ है ये लोगों को पता तो नहीं है ना, को जो ये जो हमारी तोता भाई ने हमें इतला दी है, बड़े बावसूख ज़राए से आई है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो वेनेजुएला वाला मामला है, जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, जिस तरीके के बयानात ये डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, जिस तरीके के बयानात ये लोग दे रहे हैं, तो ये आपको बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि अमेरिका मुआशी तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुका है। नाज़रीन, ईरान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है सरबराह तहरीके जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ये बताइएगा कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं? ट्रंप साहब तो यू टर्न ले रहे हैं, कभी कहते हैं हम उन्हें राशन भेज रहे हैं, कभी कहते हैं हम अटैक कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है ईरान पे वो ख्वाहिश रखते हैं हमला करने की, और आज की नहीं बहुत अरसे से रखते हैं। लेकिन अगर माजी के अंदर जाया जाए तो जहाँ 404 दिन के लिए उनकी एम्बेसी को यरगमाल बना लिया गया था जब शाह ऑफ ईरान को वहाँ से निकाला गया था, तो उसके बाद जो है 404 दिन अमेरिका अपने लोगों को छुड़वा नहीं सका था। इसके लिए उन्होंने मुतअद्दिद कोशिशें भी की थी, लेकिन वो उनकी सारी की सारी नाकाम हुई थी। फिर जो है वो उन्होंने अभी हालिया जब ईरान इजराइल जंग हुई, जिसमें इजराइल को जो है वो शिकस्त हुई, और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जंगबंदी की ख्वाहिश लेके इजराइल गया
और उसने कहा कि जी जंगबंदी हो जाए। ईरान ने तो नहीं कहा। जी। और फिर जब अमेरिका मैदान में कूदा तो उसने उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ थी फरदौ के अंदर, नेतन्स जी। के अंदर, दीगर जगह के ऊपर, उनको जो है वो निशाना बनाया बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स थे उनसे। लेकिन उसके नतीजे में कुछ नहीं निकला। 320 केजी जो उनका न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है, वो वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि आईएईए ने कहा कि कोई ताबकारी नहीं फैली। जबकि अगर न्यूक्लियर पे हमला होता तो ताबकारी तो लाज़मी फैलती। जी। अब दूसरी जानिब जो है वो खित्ते के ममालिक हैं। जी। खित्ते के ममालिक हैं। ईरान को मालूम था कि ये जंग जो है ये वक्ती तौर पर थमी है, टली नहीं है। इस वजह से वो तैयारी कर रहे थे। उसका वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि यूएसएसआर से रशिया से उनको स्पेशल कार्गोज जो है वो एंटीनॉव जहाज़ों में आए हैं और वो अभी तक पता नहीं है कि वो कार्गो में है क्या। अच्छा। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो इस टाइम पे हाइपरसोनिक मिसाइल का तोड़ मौजूद नहीं है, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसके आपने अमली मुजाहरा जो है वो देख लिया। जब ईरान ने जब उसके ऊपर हमला किया तो इजराइल के ऊपर, तो उनका जो 3 सिस्टम्स थे, जिसके अंदर डेविड स्लिंग सिस्टम था, जिसके अंदर उनका जो ये था आयरन डोम, और एरो 1, एरो 2 और एरो 3 मिसाइल सिस्टम जो था वो कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने नहीं रोक सके। और प्रिसाइस हिटिंग जो थी वो वहाँ हुई, जिसके ऊपर जो है इजराइल के हाथ पांव फूल गए। और अब भी जो ये खबरें हैं वो ये हैं कि अमेरिका को नेतन्याहू ने कहा है कि किसी सूरत जो है वो आप हमला ना करें। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू को मालूम है कि अगर हमला हुआ तो जाहिर है अमेरिका पे तो ईरान का बस नहीं चलता। लेकिन जो इलाके के अंदर 21 एयर बेसेस हैं जो कि अरब ममालिक के अंदर हैं, उनके ऊपर इजराइल जो ईरान है वो रिटेलिएट करेगा, हमला करेगा, जिस तरह माजी में उसने कतर में हदीद एयरवेज के ऊपर हमला कर दिया था। जाहिर है ये छोटे ममालिक हैं और इनका जो अमन और सलामती है वो इनकी मईशत से बराह रास्त जुड़ी है, और इनको अगर हमला हो गया तो इसका मतलब है कि एक तो इनका नाम जो है वो बहुत ज़ाहिर है बदनाम हो जाएगा, दूसरी जानिब जो है इनकी अवाम भी शायद मुश्तइल हो जाएं, और तीसरी जानिब जो है वो इनकी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से जो ममालिक हैं उन्होंने बड़ा अमेरिका को समझाया है कि आप हमला ना करें। फिर इजराइल है, इजराइल को मालूम है कि हमला अगर हुआ तो फिर इजराइल के ऊपर तो हमला वो करेगा ईरान। और क्या मौजूदा सूरत हाल में, जिसमें इस टाइम पे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ईरान के जो इजराइल है उसमें बहुत मुश्किलात चल रही हैं, जिसका आप याद कीजिए कि जब कनेसेट के अंदर खिताब किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि उनकी पार्लिमान है इजरायली, तो उसने कहा था कि जी आप जो इसके ऊपर केसेस हैं करप्शन के वो आप माफ़ कर दें। और जो सदर इजराइल थे उन्होंने ये जवाब दिया था कि जी मैं माफ़ नहीं कर सकता, बल्कि जो है ये अदालत का काम है। तो इसका मतलब है कि वहाँ इंटरनल जो पॉलिटिकल एक डिस्प्यूट है वो भी अपने अरूज के ऊपर है, जिससे मुश्किलात में वहाँ इजाफा हो रहा है। और यही वो सर, जिस तरीके से आप ये अटैक की बात करें, ईरान की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो काफ़ी अरसे से ईरान जो है सर्वाइव कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या इस वक्त उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अमेरिका पे या इसराइल के ऊपर अटैक कर सके? जी, अमेरिका पे तो नहीं हमला कर सकता, लेकिन इजराइल को वो नहीं छोड़ेगा, ये तो फॉर श्योर है। और हमने ये देख लिया कि किस तरीके से एक वक्त में उसने पहले जब गजा का मामला आया तो उसने कोई 331 रॉकेट जो थे वो उनके ऊपर जो है मिसाइल वो दाग दिए थे, और उसमें कई जो है वो उनके ऊपर जो है निशानों पे गए थे। और फिर बाद में ये जो 12 दिन जंग हुई उसके अंदर जो है उन्होंने मोसाद और उनके जो जनरल हेडक्वार्टर्स थे उनको निशाना बनाया, और वहाँ भी एक कोहराम मच गया। उनके एयर बेसिस को जो है वो बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा, और इजराइल के अंदर एक खौफ का और हू का आलम था। तमाम इजराइल जो था वो बंकर्स के अंदर जो है वो छुप गया था, हैफा के अंदर, दीगर जगहों के ऊपर। और उनको ये शक हो गया था कि शायद ईरान जो है ये अगर जंग बंद ना होती तो मेरे ख्याल है इजराइल को जो है उन्होंने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा चुके होते। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, असल मसला यहाँ ये है कि एक और भी मसला है, और वो है अमेरिका के अंदर ये बहुत तवाना आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर आपने ईरान के ऊपर हमला किया तो पहले से मुश्तिल अवाम जो है, जो इस टाइम पे हुकूमत मुखालिफ है, वो इमीडिएटली हुकूमत के हामी हो जाएंगे। क्योंकि ईरान जो है वो हमेशा से एक कौम रही है। सल्तनत फ़ारस तब मौजूद थी जब इस्लाम का वजूद नहीं था, और वो एक कौम के तौर पर मौजूद थे, जिस तरह मिस्री कौम मौजूद थी। इसलिए वो ये कहते हैं
कि ईरान ने जब भी हुआ गैर मुल्की जो एग्रेशन था उसके खिलाफ हमेशा ये कौम मुत्तहिद हुई। तो आज अगर ये कौम मुत्तहिद हो गई तो फिर तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी। यही वजह है कि ईरान जो है वो अमेरिका पे तो हमला यकीनन नहीं कर सकता, ना उसकी कैपेसिटी है, लेकिन वो अमेरिका के जो एसेट्स हैं उनको ज़रूर निशाना बना सकता है। ठीक है कि डिएगो गार्सिया के ऊपर जो कि एक छोटा सा जजीरा है, वहाँ जो है इस टाइम पे 70% जो फ्लीट है उनकी वो वहाँ मौजूद है, अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स की। लेकिन उसके बावजूद जो है वो क्योंकि खित्ते के अंदर एक हसास सूरत हाल है और अरब दुनिया कभी भी नहीं चाहेगी, और जाहिर है अरबों से पैसा मिलता है, और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो है तकरीबन 1000 ट्रिलियन जो है वो वहाँ से खींच के लेके आए हैं। तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी सूरत हाल बन जाए जिससे उनका जो मुआशी इस्तेहसाल है वो हो। जी सर, मेरे साथ शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी शेख साहब। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये हमें बताइएगा कि 12 अगस्त 2025 को एक इस्राएली टीवी को इंटरव्यू देते हुए जो एक नेतन्याहू ने जो एक नक्शा पेश किया है, अगर उस नक्शे को हम देखेंगे तो इसमें जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा उन्होंने दिखाया है उसमें हमें नज़र आएगा कि इराक़ में दराए जो मिस्र में दराए नील से लेके इराक़ में दराए फ़रात तक, इसमें लबनान का पूरा एरिया आ रहा है, सीरिया का पूरा एरिया आ रहा है, जॉर्डन इसमें हमें पूरा नज़र आ रहा है, फ़लस्तीन और गज़ा का इलाका शामिल है, इराक़ के भी कुछ हिस्से शामिल हैं, और इसमें हमें तुर्की और सऊदीया के भी कुछ हिस्से नज़र हमें आते हैं। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा हम पीछे जाके देखें तो वो हमें नज़र आएगा जिस तरह 2003 में इराक़ को तोड़ा गया, 2011 में लीबिया जिस तरह गिरा, और 2011 से लेकर 2024 तक सीरिया के अंदर जो कबायली वार चली, जो उनकी डोमेस्टिक वायलेंस थी, वो जिस तरह उरूज पर पहुंची, और 2024 में सीरिया को भी गिरता हुआ हमने देखा। 2026 में अब हम देख रहे हैं यही सारे मामला जो है ना ये ईरान के साथ हो रहे हैं। अगर ये हम इसको देखें तो क्या ये जो ग्रेटर इसराइल है कि उसी फार्मूले के ऊपर जो काम किया जा रहा है, और ये भी बताइएगा हमें कि क्या ये जो इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ईरान है, ये जो इस्लामी जो कंट्री का सबसे आखिरी सिपाही है, ये भी हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है, या जो ईरान जो है ना ये सरवाइव कर जाएगा? शेख साहब, बहुत आपका खूबसूरत सवाल मेरे ख्याल में जामे था। देखिए, इसके अंदर जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसके अंदर तो उसने बड़ा दजला से फरात तक उसने अपनी जो सरहदें हैं बताई हुई हैं, जिस तरह से हमारा कलमा तैयबा लिखा हुआ है हमारे जो कौमी असम्बली के माथे के ऊपर, इसी तरीके से कनेसेट जो उनकी पार्लिमान है उसके ऊपर यही लिखा हुआ है जो आपने फरमाया। और इसका मतलब है कि ये एक आइडियोलॉजी है। दुनिया में 3 ममालिक हैं, पहले सिर्फ 2 थे और अब तीसरा मुल्क उसमें शामिल हो गया है, जो अपने एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन रखते हैं, टेरिटोरियल और रिलीजियस एक्सपेंशनिज्म। तीसरा मुल्क जो है वो अमेरिका है, जो कि जाहिर है अभी अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहता है, रिलीजन का उनका कोई दूर और नज़दीक का कोई ताल्लुक नहीं है। इजराइल चाहता है कि यहूदियत जो है वो बढ़े और उनका नक्शा जो है वो बढ़े। हिंदुस्तान जो है वो चाहता है कि अखंड भारत बने, और उसने आपको पता है कि अपनी पार्लियामान पे जो नक्शा लगाया है उसमें पूरा पाकिस्तान जो है वो शामिल किया हुआ है, और वो ये चाहता है कि जो अखंड भारत जो है, ग्रेटर इंडिया जो है वो बने जी। और उसके अंदर वो अपना हिंदुत्व सोच है उसको भी फरोग देना चाहते हैं। तीसरी जगह अमेरिका है, जो ग्रीनलैंड के ऊपर, और कभी जो है वो कहता है कि जापान में और कोरिया के अंदर जो अड्डे हैं, जो ज़मीन है उनकी मौजूद हैं, वो भी उनके नाम पे कर दी जाए। तो ये एक एक्सपेंशनिज्म का डिज़ाइन मौजूद है। अब इसके अंदर जो ईरान ने अपने जिन ममालिक का कहा, 2006 के अंदर एक नक्शा पेश हुआ था जिसका नाम था ब्लड बॉर्डर्स, और ये कर्नल रैल्फ पीटर ने अमेरिकन डिफेंस जर्नल, जो दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई मैगजीन है, उसके अंदर शामिल किया था। उसी के अंदर जो है आज़ाद बलूचिस्तान का नक्शा भी दिखाया गया था, जिसके ऊपर जो है BLA और BLF वगैरह जैसे प्रॉक्सीज और इजराइल जो है वो काम कर रहा है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर इजराइल का हाथ बिल्कुल वाज़ेह नज़र है, और वो मेरे ख्याल में साहिब इल्म लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का इदराक
इत्तेफाक है। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें कि जो इस टाइम पे ग्रेटर इज़राइल का जो नक्शा है उसके अंदर जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह से टुकड़े किए जाएँ, तो ये कर्नल रैल्फ पीटर का जो ब्लड बॉर्डर्स नक्शा था उसके ऐन मुताबिक जो है वो ये काम किया गया और ये एक अमेरिकन इसमें डिज़ाइन मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसके अंदर इज़राइल की ख्वाहिश मौजूद है और इसी वजह से उसने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा तक अपनी जो रियासत है उसको फैलाऊँगा। इसके ऊपर फिर सऊदी अरब की जानिब से जो है बड़ा शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल भी सामने देखने में आया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये उनकी ख्वाहिश है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। आइडियोलॉजी से जैसे आप और मैं कुरान से पीछे नहीं हट सकते, हमारी मजबूरी है। इस तरह से वो भी कभी भी नहीं हटेंगे। जो मर्ज़ी आप कर लें, काट दें, क्योंकि अभी जो गज़ा के अंदर हुआ आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बाकायदा जो अपनी किताब पढ़ के जो जिस तरह से हिल की दीवारें गुड़िया के साथ खड़े होके उन्होंने जो है वो कहा कि इनके बच्चों को मार डालो, इनकी औरतों को जो है वो काट डालो और इनको जो है किसी मुसलमान को ना छोड़ो। ये वो अपने अकीदे के मुताबिक कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो रज़ा पहलवी का और पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, वो मैं आपको ज़रूर उस पे बात करना चाहूँगा। देखिए पहली बात है पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि जब ईरान और इजराइल जंग हुई तो पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया था कि हमें अपने बॉर्डर पे ईरानी भाई चाहिए हैं बॉर्डर के लिए, ना कि हमें जो है जो प्रो इजराइल जो फोर्सेस हैं या इजरायली फौजी जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। और यही वजह है कि हमारी 80% एयरफोर्स जो थी वो वहाँ डिप्लॉयड थी और आज भी हमारे एक बहुत बड़ी एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो इस टाइम पे बलूचिस्तान और उसके मुल्हका इलाकों में है। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि रज़ा शाह का, देखिए रज़ा शाह वो आदमी है जिसका बाप जब वहाँ था तो उस टाइम पे लोगों की भूख से जो है वो जान जो है वो सिरक गई थी और हालत ये थी कि बादशाह के महल से लेके एयरपोर्ट तक जो थी तेहरान एयरपोर्ट तक वो एक ही रोड थी और पूरे शहर में कोई रोड ही नहीं थी। तीसरी जानिब जो था वो अंग्रेज़ी पढ़ना और हाई लेवल एजुकेशन हासिल करना सिर्फ शाह और उसकी फैमिली के लिए मुख्तस था या उसके मंजूर नज़र, बाकी कोई इजाज़त नहीं थी। तीसरी जानिब जो था आवारगी और फहाशी और ओरियानी इस लेवल पे थी कि फ़ैशन जो था वो पेरिस या न्यूयॉर्क से नहीं बल्कि तेहरान और काबुल से निकला करता था और माइक्रो मिनी स्कर्ट्स जो है वो वहाँ पहने जाया करते थे और इसी तरीके से रोज़ा जो था वो शराब से खोला जाता था। अस्तगफिरुल्लाह। आज आप देख लीजिए कि कौन लोग हैं जो मसाजिद को, मज़ारात को और कलमा लिखे हुए जो अल्लाह लिखा हुआ जो झंडा है उसकी बेतौकीरी कर रहे हैं। कुरान मजीद को जो है बेहुरमती के वाक़यात मुतअद्दिद सामने नज़र आए हैं। तो वो कौन लोग हैं? इससे बड़ा वाज़ेह एक चीज़ तो साबित हो गई कि ये जो एक सोच है जो इसमें बाकायदा 2023 के अंदर जब शाह ऑफ ईरान के बेटे जो रज़ा पहलवी जो कि सेल्फ एग्ज़ाइल के अंदर मौजूद हैं, वो गए थे बाकायदा उन्होंने कहा था कि जी इजराइल की मंजूरी लिए बगैर तो रिजीम चेंज का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए वो इजराइल यात्रा पे 5 रोज़ा दौरे पे गए और वहाँ अपनी बेगम को साथ लेके गए, दीवारे गुड़िया के ऊपर गए और वहाँ उन्होंने अहद किया कि मैं इस्लामी रिजीम को नहीं आने दूंगा और डीन्यूक्लियराइज करूंगा और ये जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको बंद करूंगा। इन वादों के ऊपर भी बात खत्म नहीं हुई बल्कि उन्होंने वहाँ हॉलोकॉस्ट के लोगों से जो है वो बात की और कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और जो वहीं फिर उन्होंने जो है वो बिहाई कबीले के लोगों से जो है उनके जो सेंटर्स थे उनसे मिले और साथ ही साथ जो है कादियानियों के मराकज़ के ऊपर भी जाके उन्होंने वहाँ उनको यकीन दिलाया। ये तो वो सारी स्टोरी है और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी है वो उन्होंने एक यहूदी जो कि ब्रेड शर्मन है अमेरिका के अंदर मैटर नेट के नाम से कंपनी चलाते हैं, उनके साथ उन्होंने शादी की और उसका जो एक पुरताइश जो एक रिसेप्शन थी वो उन्होंने पेरिस में दी जहां मलका फरादीबा जो साबिका मलका थी उन्होंने भी शिरकत की और इस तरह रज़ा शाह की फैमिली में पहला यहूदी रुकन जो था वो शामिल हुआ। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मौजूदा जो वहाँ एक नफ्सा नफ्सी का आलम है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अवाम वहाँ मुश्किलात का शिकार है और ये मुश्किलात ठीक है कि बैड गवर्नेंस भी इसमें शामिल है, लेकिन इसके अंदर एक एस्पेक्ट सबसे बड़ा जो है वो ये है कि ईरान एक कुदरती दौलत से माला माल मुल्क है, एक अमीर मुल्क है, लेकिन उसको गरीब करने में अमेरिका का सबसे बड़ा किरदार है। आज जो अमेरिका के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं और ईरानी कौम के लिए ट्रंप की आंखों में जो है वो आंसू मगरमच्छ के नजर आ रहे हैं, उसकी वजह उसको फिर ये चाहिए ना कि अगर इतनी हमदर्दी है तो सैंक्शन हटा ले। 45 साल देखें ना बेटा, 45 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, उसके अंदर आप किसी मुल्क को
तारीख की बदतरीन सैंक्शंस के अंदर रखें तो फिर उनके अंदर मुआशी खुशहाली कैसे पैदा होगी। कैसे तो पैदा हो ईरान के सकती है? साथ जी। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन जो आखिरी बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी। वो हमारी एम्बेसी का अमला है, जिसके अंदर हमारे जो काबिल एहतराम सफ़ीर हैं मुदस्सर टीपू साहब, वो और उनका अमला इस टाइम पे मोस्ट वल्नरेबल और हाइट वैल्यू टारगेट के तौर पर देखा जा रहा है, जी। जहां भारतीय और इजरायली एजेंट कुत्तों की तरह उनको जो है वो सूंघते फिर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो है वो बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि टीपू साहब ने जो किरदार अदा किया वो माजी के अंदर तकरीबन 7 दिहाइयों के अंदर कोई सफ़ीर ऐसा बेहतरीन काम नहीं कर पाया जो उसने, जो सिफारती ताल्लुकात और जो दो मुल्कों के दरमियान ये जो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे वहां आपको बुलंद होते नजर आए उनकी पार्लियामान के अंदर, इसके पीछे मुदस्सर टीपू साहब की शबाना रोज मेहनत जो है वो कार फरमा है। तो मैं ये जी। कहूंगा कि हमें अपने अमले के ऊपर और उनकी सेफ्टी के ऊपर गौर करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और जो है शेख यूनुस साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।